हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है आपका, है ना। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सारे ब्रांचेज के लिए कॉमन है ना। जो सारे ब्रांचेज है आपके बीटेक फर्स्ट ईयर के, वो सारे ब्रांचेज के लिए सब्जेक्ट कॉमन है। तो ये वन शॉट वीडियो है, यूनिट वन का। यूनिट वन का वन शॉट वीडियो है। इसमें सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है और जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस है ना। तो आईपीयू के बच्चों के लिए आईपीयू का सिलेबस है, बाकी ये कॉमन सिलेबस होता है। ये आपके एक्टिव के भी कॉलेजेस में ये कॉन्सेप्ट और ये सिलेबस में है आपके। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है आपका। एक तो होता है इसके पास डिफॉर्मेबल बॉडीज, और सेकेंड वन इज रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड मतलब कठोर, है ना। उसमें भी क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक्स हो गया, एक डायनामिक्स हो गया। स्टैटिक्स का अंडरस्टूड है कि रेस्ट पोजीशन में होगा। डायनामिक्स का अंडरस्टूड है क्या होगा, मोशन में होगा। तो डायनामिक भी दो टाइप के होते हैं, एक काइनेमेटिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन नॉट कंसीडर्ड, इसमें कंसीडर्ड मोशन को हम लोग कंसीडर्ड नहीं करते हैं। बट काइनेटिक्स में क्या करते हैं, कंसीडर कॉज ऑफ मोशन, हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, उसको डिफाइन करना हो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी। इट इज इसेंशियली डील विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट और मोशन। मतलब हम बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा, बॉडी मोशन में होगा। व्हेन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्सेज, है ना। कि हमारा मैकेनिकल फोर्स यदि हम अप्लाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट पे हम लोग ये स्टडी करते हैं। ओके। तो अब ये तो टाइप्स हो गए, है ना। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो होंगे आपके कि क्या क्या इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब रही बात काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, है ना, इसको भी समझना है हमें। तो इसको समझने के लिए क्या है कि काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें होता है। वेयर काइनेटिक्स, ये तो काइनेमेटिक्स होता है। वेयर काइनेटिक्स रिलेटेड द एक्शन ऑफ फोर्स एंड रिजल्टिंग मोशन, ठीक है। फिर मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई, जो भी स्पेस ऑक्युपाई करे, पोजेस्ट करे, मास, मास हो, ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, आयरन हो गया, स्टोन हो गया, वाटर हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फिर पार्टिकल किसको बोलेंगे, ए पार्टिकल एज एन ऑब्जेक्ट which has an infinity a small volume occupy negligible space but has a mass which can be considered to be considered to be कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। तो बॉडी क्या होता है, ए बॉडी हैज ए डिफिनिट शेप होता है एंड कंसिस्ट ए नंबर ऑफ पार्टिकल। मास क्या होता है, मास इज एन इंडिकेशन ऑफ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो मास क्या होता है, मास इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन ए सिस्टम। फिर वेट क्या होता है, तो वेट इज ए फोर्स विद द सिस्टम एक्सर्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Weight is actually a force with which the system is attracted downwards. The earth where is no gravity, there is no weight. The condition of the system is known as weightless. W इक्वल टू क्या होता है हमारा, mg होता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे, जैसे ये पुलिंग होता है यदि आपका, तो टेंशन बोलते हैं। और पुशिंग यदि होगा, दो तरफ की होता है आपका, पुलिंग होगा तो टेंशन, पुश करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कंप्रेसेशन बोलेंगे। तो ये जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है। ये फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की जब बात करेंगे, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स एज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्रेन टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम। जो भी सिस्टम के डायरेक्शन के उसका स्पीड के डायरेक्शन में चेंजेस करेगा, या कि फोर्स इज अप्लाइड व्हेनेवर ए सिस्टम नीड्स टू बी एक्सिलरेटेड और डिसिलेटेड। जब भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो या तो क्या होगा हमारा,
जो सिस्टम होगा या तो एक्सेलरेट होगा या डिसेलरेट होगा। ए फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी में प्रोड्यूस ऑन वन या बोथ ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होगा? चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, या तो यदि वो रेस्ट में होगा तो मोशन में चलने लगेगा, या फिर बॉल जैसे मान लो मूव कर रहा है, उसको रोक दिया तो हमारा मोशन से क्या हो जाएगा, आपका स्टेट में आ जाएगा। एक्सेलरेट या रिटार्डेड होगा। चेंज इट्स शेप एंड साइज, उसके शेप एंड साइज में भी, जैसे किसी को आप जोर से मारते हो तो क्या होता है, पचक जाता है ना। टर्न और रोटेट कर सकते हैं, कीप इट इन इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, है ना। तो फोर्स जब भी किसी सिस्टम में लगेगा तो ये सारे पॉइंट, ये सारे हमें करेक्टर देखने को, ये सारी चीजें देखने को हमें मिलेगी। अब फोर्स जो होता है आपका, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या होगा? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, है ना। तो इट्स मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। ओके। अब यहां से शुरू होता है सिलेबस का पार्ट, सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो दो टाइप के होते हैं, एक कोप्लेनर होता है, एक नॉन कोप्लेनर होता है ना। कोप्लेनर में क्या होता है, कनकरेंट होता है, पैरेलल होता है, नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल। नॉन कोप्लेनर में क्या होता है, कनकरेंट, पैरेलल, नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल। फिर पैरेलल में क्या होता है, एक लाइक होता है, एक अनलाइक, मतलब सेम टाइप के फोर्सेज होगा, एक डिफरेंट टाइप के फोर्सेज होगा, है ना। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज में जैसे हमारा, जैसे सेवरल टाइप्स के फोर्स है हमारे, है ना। तो जैसे when several forces of different magnitude and direction act upon a body, they make a force system. Let us consider the plane in which force are applied, and depending upon the position of the action, force may be classified, है ना। फोर्स को हम क्या करेंगे, किस तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, है ना। तो पहला हो गया आपका कोप्लेनर बोलेंगे उसको। तो कोप्लेनर का मतलब है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज लाई along द सेम स्ट्रेट लाइन, है ना। देखो जैसे आप एक ही स्ट्रेट लाइन पे, जैसे मान लो ये फोर्स क्या करेंगे, लगेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर बोलेंगे। ओके। तो कोप्लेनर, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेज, है ना। तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेज में क्या होगा आपका, इसमें द लाइन ऑफ एक्शन, उसमें क्या होगा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज एज पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई ऑन ए सिंगल प्लेन। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड एक्टिंग एन ए बीम, जैसे मान लो ये बीम हो गया, है ना, एक हॉरिजॉन्टल बीम है। तो देखो आप सारे क्या हो, आपके वर्टिकली लग रहा है। इसका रिएक्शन क्या होगा, R1 R2, ये भी वर्टिकली है, ये डाउनवर्ड है, और ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेज। ओके। उसके बाद कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज क्या होता है, ऑल फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन, हैव डिफरेंट डायरेक्शन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन एट वन पॉइंट, मतलब पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मस्ट मीट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द फोर्स सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया, फोर्स ऑन ए रॉड रिजल्टिंग अगेंस्ट द वॉल, इसको बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर कनकरेंटे फोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा जैसे पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, जैसे देखो आप क्या हो रहा है इसमें, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। ये देखो P2 P1 P3 एक पॉइंट पे हमारे क्या हो रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं प्लेन आपके रीजन में आपके। तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। ओके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोप्लेनर नॉन concurrent forces. All forces lie in the same plane, but their line of action do not pass through a single point. मतलब सेम प्लेन में होंगे लेकिन सिंगल लाइन से पास नहीं होंगे। ऊपर वाला क्या है, सारे हमारे सिंगल लाइन से पास हो रहे थे, बट इसमें सेम प्लेन होगा बट सिंगल लाइन नहीं होगा आपका। ओके। देखो जैसे आपका क्या हुआ, ये है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो सेम प्लेन से नहीं होता। जैसे ये इधर जा रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है ना। इस टाइप के फोर्सेज को क्या बोलेंगे, जैसे लेडर हो गया हमारा, वो होगा क्या हो गया हमारा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंटेड फोर्स। ये क्या होता है, ऑल द फोर्सेज डू नॉट लाई इन ए सेम प्लेन बट द लाइन ऑफ एक्शन पासेज थ्रू इन ए सिंगल पॉइंट। हाँ,
सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सिंगल पॉइंट से पास करेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ से सारे आपके, जैसे ये डाउनवर्ड हो गया, ये भी ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, मतलब सिंगल से हमारा क्या होगा, पास करेगा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। जैसे फोर्सेज ऑन ए ट्राइपॉड कैरिंग ए कैमरा, जो कैमरा का ना ट्राइपॉड लेके चलते हैं, तो जो भी उस पे फोर्स लगता है आपका, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंटेड फोर्सेज। ऑल फोर्स डू नॉट लाई इन ए सेम प्लेन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट पास थ्रू ए सिंगल कॉमन पॉइंट। सारे सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे और ना सिंगल कॉमन पॉइंट से। वो उसका एग्जांपल हो गया फोर्स एक्टिंग एन ए मूविंग बस, है ना। तो उसको बोलते हैं, जैसे देखो आप, ये P1 P2 P3 सब अलग अलग डायरेक्शन में है और सिंगल लाइन से भी पास नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन करंट कंकरेंटेड फोर्सेज। फिर कोप्लेनर लाइक एंड ऑनलाइन फोर्सेज सिस्टम। द डिफरेंट फोर्सेज इन ए कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेज सिस्टम लाई इन द सेम प्लेन एंड हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, देखो, है ना, सेम पैरेलल टू ईच अदर, इसको बोलेंगे कोप्लेनर लाइक एंड ऑनलाइक फोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मैकेनिक्स, पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या होता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट विल रिमेन, यदि रेस्ट में है जब तक उस पर कोई मोशन विल रिमेन इन मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है, तो तब तक उसमें चेंजेज नहीं होगा जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई नहीं। जैसे मान लो बॉल है, तो ये एज इट इज रहेगा, जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे, उसको धक्का देंगे, तो बॉल क्या करना, मूव करने लगेगा, है ना। कोई बॉल आ रहा है तो उसको यदि हम रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पोजीशन में। तो फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में है ना, यदि उसकी मतलब टेंडेंसी तब तक चेंज नहीं होगी मोशन की जब तक हम क्या करेंगे, हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड लॉ क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स रिलेशन। मतलब एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, एम इंटू ए। एम होता है मास, ए होता है एक्सेलरेशन। थर्ड क्या है भाई, थर्ड होता है एक्शन के बदले क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये होता है थर्ड लॉ, इक्वल, जैसे ही एक्शन करोगे आप, उसके कोई एक्शन लोगे, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा आपका, रिएक्शन होगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, न्यूटन के लॉ हो गया, लॉ ऑफ मैकेनिक्स हो गया। अब आते हैं यहाँ से सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये आता है पेपर में, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, है ना, ये आपके पेपर में पूछा जाए कि आपके क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। ये ध्यान से समझने वाली चीजें हमारे पेपर के लिए। क्या होता है law of transferability, when the point of application of a force acting on a body is shifted to any other point, है ना, a line of action of the forces without changing its direction, their forces occurs no change in the equilibrium state if the body. This implies that a force acting at any point on a body may also be considered to act at any other point along its line of action without changing its effect on the body। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये फोर्स यहाँ लग रहा था P1 को, सेम डायरेक्शन में यदि हम चेंज कर दे, है ना, तो कोई भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होगा, आपका चेंजेज नहीं होगा। यही क्या आपका है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी। ये 2 मार्क्स में आपके पेपर में पूछा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेज, है ना। ये पढ़ा होगा आपने, 12th में भी पढ़ा होगा, है ना, कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज क्या होता है। इसमें होता है कि मान लो एक पी फोर्स है और एक क्यू फोर्स है, मान लो ये पी है और एक क्या है आपका क्यू है ना। और
तो जैसे P और Q हमारा, मान लो एक P फोर्स है, Q है, इसका रिजल्टेंट R है ना। तो इसके दोनों का रिजल्टेंट जो होता है ना, R इक्वल टू, जो रिजल्टेंट आता है हमारा P और Q का, वो रिजल्टेंट आता है R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है ना। यहाँ से वही एट्रे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है आपका, कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा आर इक्वल टू, ये देखिए ये ध्यान देने वाली चीज है, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। और हम यदि एंगल निकालना चाहें, एंगल टाइन अल्फा, तो टाइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल के आएगा। अल्फा की वैल्यू आएगी टाइन इनवर्स क्यू साइन थीटा प्लस PQ कॉस थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कभी कंडीशन होती है कि दोनों मान लो कि सेम फोर्सेज है या अपोजिट है ना, ये अलग अलग फोर्सेज है, तो आपका रिजल्टेंट फाइंड करो और उसका क्या फाइंड करो, आप एंगल फाइंड आउट करो आप, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये स्पेशल केसेज वही जो बता रहा हूँ कि दो फोर्स मान लो इक्वल हो गया एंड एंगल उनके ये है, तो पी आर, मान लो पी और क्यू की जगह पी पुट कर दोगे तो रिजल्टेंट आर जो आएगा वो 2P cos θ/2। सिमिलरली एंगल आ जाएगा अल्फा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, सेम हो गया, तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू θ/2। मान लो व्हेन द टू फोर्सेज एक्ट एट राइट एंगल, मतलब cos थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा। आर की वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स P/Q। फिर दो फोर्सेज हमारे सेम लाइन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। आर की वैल्यू P प्लस क्यू आ जाएगी, अल्फा हमारा जीरो आ जाएगा। फिर इवन द टू फोर्सेज बिटवीन द सेम लाइन ऑफ एक्शन बट अपोजिट, है ना, अपोजिट होगा तो थीटा की वैल्यू 180 आ जाएगी। तो आर इक्वल टू P माइनस क्यू आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जीरो आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बेसिक्स है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो अभी कराया गया है उसके बेस्ड है ना। सिंपल केवल फॉर्मूले आप देखोगे, मैं आपको PDF क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। और ये सिम बेसिक फॉर्मूले पे आपका ये सारे फॉर्मूले है। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, FBD। तो FBD में फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है कि सारे फोर्सेज, किसी भी बॉडी में जितने भी फोर्सेज हमें, है ना, द फोर्स एंगल ऑफ a structure is made in a simplified way by considering the equilibrium of a portion of the structure. For that, the portion of draw रिपीटेडली शोइंग अप्लाई, जितने भी फोर्स है, उसका वेट है, रिएक्शन है, सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, शो करनी होती है। इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑल द सपोर्ट लाइक वॉल, फ्लोर, हैंगर, ATC आर रिमूव एंड रिप्लेस बाय द रिएक्शन विच दिस सपोर्ट एक्सर्ट ऑन द बॉडी। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि सारे फोर्स हमें उस पार्टिकल पे, जो भी मतलब बॉडी है, उस पे क्या करना होगा, शो करना होगा, है ना। ये सारे बॉडीज हैं, ये सारे सिस्टम है, उस पर कैसे कैसे फोर्स लगा है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद आता है लॉमिस थ्योरम, है ना। लॉमिस थ्योरम क्या होता है, तो लॉमिस थ्योरम हम यूज करते हैं जब हमारा किसी भी बॉडी पे तीन फोर्सेज लगा हो, जैसे मान लो ये P हो, ये Q हो, R हो, इसके क्रॉस अल्फा एंगल हो, गामा है और बीटा है ना। तो ये कहता है लॉमिस थ्योरम हमारा कि if a body is in equilibrium under the action of three forces, then each force is proportional to the sign of the angle between the other two forces। मतलब यदि मैं लिखना चाहूं तो देखो किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम इस तरीके से, P/sin अल्फा, Q/sin बीटा, R/, रिजल्टेंट निकल के आता है ना। आप एज्यूम करना कि AB बराबर P है, BC बराबर Q है, मतलब ये होता है P/sin अल्फा, Q/sin बीटा, R/sin गामा। ये आपका पेपर में पूछा जाता है, लॉमिस थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए आता है। या इससे रिलेटेड हमारा क्या आता है पेपर में, न्यूमेरिकल आता है। देखो ये दिया हुआ बेसिक से है ना। टेंशन लगेंगे, इसके बीच का एंगल निकालना होगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। मैं लिंक में PDF क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा, सो डैट कि आप न्यूमेरिकल भी क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। अभी न्यूमेरिकल कराने में क्या होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, डेट्स वाई अभी हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेज, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द टर्निंग या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। It is measured by the product of force and the
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, फोर्स होता ही है मोमेंट ऑफ फोर्स, एम इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो एम इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एक्स परपेंडिकुलर डिरेक्शन है और एफ क्या है आपका, फोर्स है। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड मोमेंट सेंटर एट द डिस्टेंस एक्स इन द एरिया आर्क ऑफ द फोर्स। द सेंस ऑफ द मोमेंट इज आइडेंटिफाई बाई अप्लाई द राइट हैंड रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि मोमेंट निकालने के लिए पेपर में पूछा जाता है कि यदि देखो ये बहुत है। हाँ, अब वेरिगेंस थ्योरम, ये ध्यान देने वाला है, ये पेपर में पूछा जाता है वेरिगेंस थ्योरम। ये क्या है, जैसे मान लो ये एक पी है और एक क्यू, दो फोर्सेज हैं, इनके मोमेंट है, जैसे मान लो एक पी है, एम पी प्लस एम क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम आर, रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट ए पॉइंट lying in the plane of the force is equal to the algebraic sum of moment about the same point, है ना। जो भी algebraic sum होगा एम आर एम पी प्लस एम क्यू के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिगेंस थ्योरम बोलते हैं। ये रिलेटेड टू क्या होता है आपका, मोमेंट होता है ना। ये एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज क्या होता है ये, if a number of concurrent forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the side of a polygon, take in order the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon, take an opposite order. If any number of forces acting at a point can be represented in magnitude and direction of the side of a polygon take in order, then the system of forces in equilibrium, इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ये गिवन है आपका, ये चीजें आपकी गिम्बल है। अब देखिए ये फिर से, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। बीम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A beam may be defined as a structure element which has a one dimension larger the other two dimension, mainly breadth, depth, and is supported at few point. Note the distance between two adjacent support is called a span बोलते हैं। Type of beam लिखने के लिए आता है, simply supported beam कब होता है, when the both end of beam are simply supported, it is called simple supported beam. Such as beam can support load in the direction of normal to its axis, है ना। जैसे ये क्या हो गया आपका, सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया, है ना। तो बीम को डिफाइन करने के लिए और टाइप ऑफ बीम हमारे पेपर में थ्योरी में क्या होता है, पूछा जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सपोर्टेड बीम के बाद आएगा बीम विथ वन एंड हिंग एंड अदर अनरोलर। इफ वन एंड ऑफ द बीम इज हिंग एंड अदर एंड इज अनरोलर, है ना, एक तरफ जो हिंग पे होगा दूसरा तरफ इस, तो क्या बोलते हैं, द बीम कैन एग्जिस्ट लोड इन एनी डायरेक्शन। Beam with other overhanging. If a beam is projecting beyond the support, it is called an overhanging beam. The overhanging may be one side या may be other side, किसी भी साइड होगा। फिर कैंटिलेनर बीम क्या होता है, इफ इट बीम फिक्स एट वन एंड एट इज फ्री, मतलब एक तरफ फिक्स होगा एक तरफ आपका क्या होगा, फ्री होगा, उसको कैंटिलेनर बोलते हैं। प्रोप्रप्ट कैंटिलेनर क्या होता है, इट इज बीम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर एंड सिंपली सपोर्टेड होता है, उसको बोलते हैं प्रोब। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, बीम में सीन टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज सपोर्टेड एट मोर देन 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट से ज्यादा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। Types of loading, there are mainly three type of load put on a beam. Concentrate load होगा, if load is acting a beam over a small length, it is approximated at acting at the midpoint at the length and is represented by an arrow shown in figure. फिर यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, यूडीएल। उसके बाद क्या होता है, यूनिफॉर्मली बैरिंग यूवीएल बोलते हैं, ये भी लोड होता है। अब ये न्यूमेरिकल है, ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है ना। ये इससे रिलेटेड आपके पेपर में बीम और हिंग जो है ना आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब भी आपका नेक्स्ट आपका वो होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। अब आते हैं यूनिट 1 का ये दूसरा पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। ए बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द बॉडी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी जी, या हम इसको जी से डिनोट करते हैं। फिर सेंट्रोइड क्या होता है, the point at which the total area of plane figure like rectangle, square, triangular, circle is assumed to be concentrated is known is centered at the area. Center of mass क्या होता है,
It is the point where entire mass of a body may be assumed to be concentrated. Note, the center of mass and center of gravity of body are different only when the gravitational field is not uniform and parallel for the most particular purpose. They are assumed to be the same. डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड क्या होता है, सीजीएन लिखने के लिए आ जाता है. द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई टू द बॉडी विथ वेट. Center of gravity of body is a point through which the resultant gravitational forces weight act for any orientation. Centroid applied to line, plane, area and volume में होता है. Centroid is a point in a line, plane, area, volume such that the moment of area about any axis through that point is क्या होता है, जीरो. अब डिफरेंट डिफरेंट शेप का ये याद करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ सम कॉमन फिगर, जैसे मान लो ट्रेंगल है तो एक्स बार जीरो, वाई का एच बाई थ्री होता है, एरिया बी एच बाई टू होगा. सेमी सर्किल है तो ये जीरो एफ फोर आर बाई थ्री पाई वन बाई टू पार स्क्वायर. क्वाड्रेटर सर्किल है तो आपका ये होगा, सेमी सर्किल के ये वैल्यू होगी, है ना. पैराबोला के लिए ये होगा, सेमी सर्किल के लिए चीजें याद करनी पड़ेगी. पैराबोलिक के लिए ये होता है आपका है ना. तो ये आपका क्या है, इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं, है ना. कि हम कैसे क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, है ना. इससे रिलेटेड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं. तो मैक्सिमम जो थ्योरी था आपका, है ना. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमओआई. Inertia refer to the property of a body by virtue of which body exists any change in its state of rest of uniform motion, है ना. We know that moment of force about a point is a product of force and perpendicular. भी तो पढ़ा है कि moment of force क्या है, force into perpendicular distance होता है. तो उसको निकाला हमने. तो उसके अनुसार विच इज रिप्रेजेंटेड एज मोमेंट ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट एफ एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एफ एक्स होगा. द फोर्स एफ इन द एबव एंटिटी इज रिप्लेस्ड बाय मास और एरिया ऑफ द बॉडी. द रिजल्टिंग पैरामीटर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं. बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन विच क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना. यूनिट क्या हो जाएगी, एम टू द पावर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा. Note, area moment of inertia is essentially a measure of resistance to bending and is applied while dealing with deformation or diffraction member in bending. Mass moment of inertia given a measure of resistance to a body to change its angular velocity and accordingly is used in conjunction with rotation of rigid body. ये फिर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये पूछा जाता है. इट इज स्टेट दैट आई एक्सिस आई वाई वाई बी द एमओआई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन section about two mutually axis xx and yy in the plane of section, then the moment of inertia of section izz about z axis to the plane and passing through the interaction of xx and yy is given by izz क्या हो जाएगा आपका, isx plus iyy. नोट izz is known as the पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना. इसका कभी कभी क्या आता है हमारा प्रेप में प्रूफ भी आ जाता है. फिर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड सेक्शन शेप रेक्टेंगुलर के लिए एक्सिस ये होता है, एमओआई इतनी वैल्यू होती है. हॉलो रेक्टेंगुलर के लिए ये होता है, ट्रेंगल के लिए आपका ये होता है, सर्किल के लिए ये होता है, सेमी सर्किल के लिए ये होता है. ये सारे क्या करना है आपको, फॉर्मूले आपको याद करने हैं. रेडियस ऑफ जीरेशन का भी कैलकुलेट करने के लिए आता है. के इक्वल टू क्या हो जाता है, आई अपॉन ए. इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज अमाउंट टू बी कंसिडर्ड टू गिव द सेम वैल्यू ऑफ आई. और ये के इक्वल टू, आप फॉर्मूले याद कर लो, अंडर रूट आई बाई ए. ये वो कभी प्रूफ करने के लिए. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफरेंट डिफरेंट सर्किल है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल हमारे पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो में आप यूनिट 2 का होगा वन शॉर्ट वीडियो, देन हमारा यूनिट 3 का होगा, देन हमारा यूनिट 4 का होगा. फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे. और मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. और डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ के जो होगा, सारे सब्जेक्ट के लिंक अवेलेबल होगा. ओके ओके, थैंक यू सो मच.